अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ईबीएल अकाउंट को यूज़ करने का मुकम्मल तरीका सिखाता हूं। और अगर आप ईबीएल पाकिस्तान के मेंबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं ईबीएल के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ईबीएल का अकाउंट इस्तेमाल करते हुए किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ईबीएल का अकाउंट आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर में भी ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। काम करने का तरीकाकार एक जैसा ही है। मैं अपना अकाउंट लैपटॉप से ओपन कर रहा हूं ताकि बड़ी स्क्रीन पर आप तमाम ऑप्शंस को अच्छी तरह से देख और समझ सकें। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ ईबीएल पाकिस्तान। लॉगिन भी सर्च कर सकते हैं या सिंपल आप ईबीएल पाकिस्तान सर्च कर सकते हैं। ईबीएल पाकिस्तान लॉगिन के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईबीएल के लिंक्स आपके सामने शो हो चुके हैं। मैं पहले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं। अगर आपका ईबीएल का अकाउंट बन चुका है तो यहाँ पर आपसे यूजर आईडी मांगी जा रही है। जो आपने ईबीएल का अकाउंट बनाने के लिए ईमेल दिया है वो यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। ये मैंने अपना ईमेल लिख लिया है। नीचे आप पासवर्ड लिखेंगे। फर्स्ट टाइम कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट पासवर्ड होता है 1 से 6 तक, वो यहाँ पर आप लिखेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कोई नोटिस शो हो रहा होता है या नंबर शो हो रहा होता है। ये क्यों शो होता है मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अभी मैं ओके करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा ईबीएल का अकाउंट आपके सामने शो हो चुका है। एक और चीज, जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके सामने सेव का ऑप्शन आता है कि आप अपना पासवर्ड सेव कर सकते हैं ताकि कभी आप पासवर्ड भूल जाएं तो मैनेज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड देख सकें। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ईबीएल का अकाउंट ओपन हो चुका है। तो ईबीएल पाकिस्तान के ये सिंपल से 6 ऑप्शंस हैं। अब इनका काम क्या है और कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए यूज होता है मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में आपकी इनकम शो होती है कि आप ईबीएल पाकिस्तान से टोटल अर्निंग कितनी कर चुके हैं, रिवार्ड कितना ले चुके हैं और आपकी एक दिन की यानी आज की अर्निंग कितनी है और आपके पास पिन पड़े हैं या कितने पड़े हैं वो यहाँ पर शो होता है। पिन कोड क्या होता है ये भी अभी आपको बताता हूँ। करंट इनकम जो कि यहाँ पर शो हो रही है ये 1 या 2 दिन के अंदर अंदर किसी भी वक्त बगैर रिक्वेस्ट के आपके जायज कैश या इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है और यहाँ से खत्म हो जाती है। सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है वो है पिन कोड रिक्वेस्ट का। किसी का भी अकाउंट बनाना हो तो अकाउंट बनाने के लिए एक पिन कोड की जरूरत होती है। कंपनी से पिन कोड मंगवाने के लिए ये ऑप्शन यूज होता है। अभी मैंने पिन कोड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया है तो ये एक छोटा सा फॉर्म हमारे सामने शो हो चुका है। लेकिन पिन कोड मंगवाने से पहले कंपनी का वो नंबर जो लॉगिन करते वक्त शो होता है उस पर 750 सेंड करना जरूरी है। यानी आपका वो दोस्त या रिलेटिव्स जिसको आप ईबीएल में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप उससे कहेंगे कि कंपनी के नंबर पे 750 सेंड कर दें और पेमेंट हमेशा ऐप से करें, चाहे वो जायज कैश है या इजी पैसा है। अगर इजी पैसा का नंबर लगा हुआ है तो बेहतर यह है कि इजी पैसा से इजी पैसा करें और अगर जायज का नंबर लगा हुआ है तो जायज कैश से जायज कैश करें। पिन कोड आप एडवांस में भी लेके रख सकते हैं, यानी आप अपने नंबर से कंपनी के नंबर पे 750 सेंड करेंगे या आपके दोस्त ने सेंड किए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे जिस नंबर में रकम भेजी है, यानी वो कंपनी का नंबर जिस पे आपके दोस्त या आपने शॉप वाले से पेमेंट सेंड करवाई है। यहाँ पर आपने जो पेमेंट कंपनी को सेंड किया है उसकी यहाँ पर डिटेल देंगे। अगर आपने अपने दोस्त से सेंड करवाए हैं या आपने कंपनी के नंबर पे सेंड किए हैं या किसी शॉप वाले से जाके सेंड करवाए हैं, यानी जिस अकाउंट नंबर से रकम भेजी है वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। उसके बाद टैक्स आईडी लिखेंगे यानी ट्रांजैक्शन आईडी। आप किसी को भी अमाउंट सेंड करते हैं तो कंपनी की तरफ से वापस एक मैसेज आता है जिसके अंदर TID नंबर लिखा होता है, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद अगर आप एक पिन कोड यानी टोकन मंगवा रहे हैं तो यहाँ पर आप 750 लिखेंगे और अगर आप 2 पिन कोड मंगवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप 1500 लिखेंगे, यानी जितनी पिन कोड के लिए आपने कंपनी को पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। पिन कोड रिक्वेस्ट के ऑप्शन से मुतालिक 1-2 जरूरी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। याद रखिएगा पिन कोड रिक्वेस्ट करते हुए गलती की गुंजाइश नहीं है, यानी अगर किसी ने पेमेंट कंपनी को ट्रांसफर नहीं की फिर भी ये फॉर्म फिल करके पिन कोड रिक्वेस्ट कर देता है कि शायद हो सकता है पिन कोड मिल जाए, तो याद रखिएगा कि ईबीएल का सॉफ्टवेयर बहुत ऑथेंटिक है। जानबूझ के पिन कोड रिक्वेस्ट करने से आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। एक और जरूरी बात, पेमेंट हमेशा ऐप से करें और स्क्रीनशॉट महफूज कर लें। पिन कोड 30 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। अगर ऐड ना हो तो आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट कंपनी के नंबर पे सेंड कर देना है और साथ आपने लिख देना है कि प्लीज सेंड मी पिन कोड। जब आप पिन कोड रिक्वेस्ट कर देते हैं पिन रिक्वेस्ट हिस्ट्री में स्टेटस ओपन नजर आ रहा होता है। इससे जो अगला ऑप्शन है वो है व्यू पिन कोड का, यानी जब आप पिन कोड की रिक्वेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आपका पिन कोड शो हो रहा होता है जिससे अकाउंट बनता है। तो कंपनी से जितने भी पिन कोड आप मंगवाते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं जिनको यूज करके अकाउंट बनता है। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए ये नोटिस आप रीड कर सकते हैं।
इससे जो अगला ऑप्शन है ज्वाइन अ यूजर, इसको यूज करके आप नए मेंबर का अकाउंट बनाते हैं, यानी आप ईबीएल पाकिस्तान में ऐड करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर जो पिन कोड शो होता है कॉपी करके ज्वाइन अ यूजर में आ जाएंगे। इसको ज्वाइनिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं। जो पिन कोड आपने कॉपी किया होगा वो यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नए मेंबर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी दोस्त अनस का अकाउंट बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अनस लिखूंगा। उसके बाद नए मेंबर का ईमेल, अगर किसी का ईमेल नहीं भी बना हुआ तो जो यहाँ पर आप लिख देंगे वही उसकी ईबीएल की यूजर आईडी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ EBL या 786@gmail.com। इससे नीचे वाला जो ऑप्शन है कि नए मेंबर का अकाउंट वाला मोबाइल नंबर लिखें, तो यहाँ पर मैं अनस का अकाउंट वाला मोबाइल नंबर लिखूंगा जिस अकाउंट में उसको ईबीएल की अर्निंग रिसीव होती रहेगी। याद रखिएगा जो नंबर यहाँ पर लिखा गया वो चेंज नहीं होता, इसलिए नंबर को अच्छी तरह से देख के लिखिएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि जिसके नीचे लगाना है उसका ईमेल लिखें। अगर आप नए हैं और आपने एक मेंबर भी ऐड नहीं किया तो आप अपनी ईबीएल की यूजर आईडी यहाँ पर ऐड करेंगे। और अगर आपने अपने लेफ्ट और राइट पे 2 मेंबर ऐड कर लिए हैं तो इस तीसरे मेंबर को आप दोनों में से किसी एक के नीचे ऐड करेंगे तो उसकी यूजर आईडी आप यहाँ पर लिखेंगे। आप किस साइड पे ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आप नए हैं और आपने एक भी मेंबर ऐड नहीं किया तो कोई भी साइड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने राइट पे ऐड कर लिया है तो आप लेफ्ट साइड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से वो नया मेंबर आपके साथ ऐड हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर ऐड हुआ है, तो उसके लिए सेकंड लास्ट ऑप्शन ट्री व्यू, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका ट्री शो होता है कि आपकी लेफ्ट साइड पे कितने मेंबर हैं और राइट साइड पे कितने मेंबर हैं। अगर कोई भी मेंबर ऐड ना हो तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 लिखा हुआ आपको नजर आएगा। अब जैसे ही आप किसी एक साइड पे भी मेंबर ऐड करते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 शो हो जाएगा। और ये मेंबर अगर अपना लेफ्ट राइट कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ पर नंबर 3 शो हो जाएगा। और इसी तरह से जितने मेंबर्स आपकी लेफ्ट साइड पे ऐड होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ट्री व्यू पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कहाँ पर मेंबर ऐड करते हैं तो कितनी अर्निंग आती है। और अगर आपके ट्री में ये मेंबर अपने लेफ्ट राइट कंप्लीट करता है और ये मेंबर भी अपना लेफ्ट राइट कंप्लीट करता है तो आपको कितनी अर्निंग होगी। और अगर सिर्फ ये एक मेंबर ऐड करता है और दूसरा मेंबर ऐड नहीं करता और ये अपने दोनों मेंबर कंप्लीट करता है तो उस सूरत में आपको कितनी अर्निंग होगी, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लास्ट वाला ऑप्शन है पेमेंट रिसीव्ड हिस्ट्री। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यानी जो अर्निंग आपके करंट में शो हो रही होती है जैसे ही आपको रिसीव हो जाती है तो वो पेमेंट रिसीव्ड हिस्ट्री में चली जाती है। यहाँ पर साथ साथ ये भी शो हो रहा होता है कि कौन सी अर्निंग किस टाइम पे और किस डेट को आपको रिसीव हुई है। अगर किसी वक्त आपके करंट से टोटल में अर्निंग चली जाए यानी पेमेंट हिस्ट्री में चली जाए लेकिन आपके जायज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई तो आपने फौरन से कंपनी के नंबर पे कंप्लेन करनी है और अपने अपलाइनर से राब्ता करना है। तो ये एक छोटा सा आइकन भी आपको नजर आ रहा होता है, इसका क्या काम है, इस पर क्लिक करके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आपको ईबीएल का अकाउंट दोबारा लॉगिन करने का कहा जाता है। उसके बाद पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं, यानी आप ओल्ड पासवर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो नया पासवर्ड आप लगाना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। कोशिश करें कि नंबरिंग के अंदर पासवर्ड ऐड करें और साथ ही किसी डायरी पर लिख लें ताकि आप भूल ना जाएं। दोबारा वही पासवर्ड लिखेंगे और चेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो चुका होगा। उम्मीद है आप एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई भी ऑप्शन जो आप अच्छी तरह से ना समझ पाए हों या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।